नमस्ते स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं की संस्कृत व्याकरण की एक और बहुत मुख्य बिंदु समास के साथ। जहां इससे पहले वीडियो में हमने सिलेबस या पाठ्यक्रम में लगे हुए मुख्य 2 समासों को पढ़ा था, वहीं आज हम विभक्ति तत्पुरुष समास की बात करेंगे। जी हाँ, उम्मीद है आप सभी अब तक की सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखकर उनसे लाभान्वित हुए होंगे और आपने अपने विषय पर अपनी अच्छी पकड़ बना ली होगी। बच्चों, ध्यान रहे, संस्कृत लॉजिकल होने के साथ साथ अपने हर टॉपिक में, कोई भी भाषा अपने हर टॉपिक में दूसरे टॉपिक से कनेक्ट होती है। इसीलिए किसी भी विषय को पढ़ने के बाद उसको ना भूलने की आदत डालें, क्योंकि हमें हर टॉपिक को अगले टॉपिक के साथ कनेक्ट करना है। तो अब तक हमने पढ़ा था कि समास क्या होता है। समास अर्थात जहाँ 2 या 2 से अधिक पदों के विभक्ति लोप के माध्यम से एक पद बना दिया जाता है, ऐसे शब्दों को समस्त पद कहा जाता है और इस प्रक्रिया को समास की प्रक्रिया कहा जाता है। अव्ययभाव समास एवं इतरेतर द्वंद्व समास, जो कि हमने हिंदी भाषा में भी अत्यधिक अच्छे से पढ़े हैं, तो हमें कहीं ना कहीं वो सरल लगे थे। तो वहीं उसी कड़ी में आज हम विभक्ति तत्पुरुष समास को सीखेंगे, जो कि अपने आप में बहुत ही सरल है। सिर्फ ध्यान रखना है कि इसमें जो लिखा है विभक्ति, इस विभक्ति का ध्यान रखना है। और समासों की तरह इसमें भी विभक्ति का लोप होगा, परंतु कौन सी विभक्तियों का लोप होगा? तत्पुरुष समास को आप यूँ कह लीजिए कि ये सभी समासों का बेस है, क्योंकि ये समास क्या कहता है कि द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक हर विभक्ति का लोप होगा। हमारे पास टोटल 7 विभक्तियां होती हैं, जिसमें से प्रथमा विभक्ति को तत्पुरुष समास के दायरे में नहीं लिया जाता। जी हाँ, द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के पदों का जहाँ विभक्ति का लोप होगा वहाँ तत्पुरुष समास होगा। अब कैसे होगा? समस्त पद बनाते समय पूर्व पद की विभक्ति का लोप होगा, राइट। अव्यय पद में हमने क्या किया था? उत्तर पद को पहले ले आए थे जब हम समास विग्रह कर रहे थे, और अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, जबकि उत्तर पद पे हमने विभक्ति लगा दी थी। वहीं इतरेतर द्वंद्व समास में हमने क्या किया था? सब पदों की विभक्तियों का लोप करके उत्तर पद की विभक्ति को यूं के यूं रहने दिया था। वैसे ही तत्पुरुष समास क्या कहता है? पूर्व पद की विभक्ति का लोप होगा, पर उत्तर पद यूं का यूं बना रहेगा। ठीक है, एक बात हम ध्यान रखेंगे, तत्पुरुष नाम से ही क्या कह रहा है? वो तत् माने वह, पुरुष माने पुरुष, वह पुरुष प्रधान होता है। तत्पुरुष में अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है, इसीलिए हम पूर्व पद की विभक्ति का लोप करते हैं, उत्तर पद का नहीं करते। जैसे हम अव्यय भाव समास में मात्र अव्यय के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर अव्यय प्रधान होता है। इतरेतर द्वंद्व में हम अंतिम पद में विभक्ति और लिंग वचन लगाते हैं और बाकी सबका विभक्तियों का लोप कर देते हैं, क्योंकि वहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं। और यहाँ तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और हम पूर्व पद की विभक्ति का लोप करते हैं। तो ये बात हम 3 छोटे छोटे मुख्य बिंदुओं के तौर पे हम बहुत लकी तो नहीं कहूँगी मैं, बट हमारे को एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिली है कि हम वास्ट सिलेबस ना करके बहुत कम सिलेबस को कर रहे हैं। तो इसमें तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि इतने कम सिलेबस में तो एक छोटी सी भी बात आप न छोड़ें जो कि आपकी नॉलेज से बाहर हो। ठीक है, तो हम तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, वहाँ पर द्वितीय से लेकर सप्तमी विभक्ति का लोप होता है, और समस्त पद बनाते समय पूर्व पद की विभक्ति का लोप होता है, लेकिन उत्तर पद यूं का यूं बना रहता है। अब एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरणानि। शरणम आगतः, हमको समझ आ गया होगा, तो हमें क्या करना है? पूर्व पद की विभक्ति का लोप करना है। तो हमें इसका मतलब है मूल शब्दों की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, वर्तनी का ज्ञान हमें होना चाहिए, व्याकरण के शब्दों का ज्ञान होना चाहिए कि मूल शब्द या मूल धातु क्या है। तो शरणम, इसमें मूल शब्द क्या है? जी हाँ, आपने सही पहचाना, शरण। इसकी विभक्ति का लोप कर दिया, शरण प्लस आगतः बना, तो हमने न और आ को, अब संधि का नियम भी मैंने क्या कहा था, 2 टॉपिक्स आपस में कनेक्टेड है, संधि का नियम घटित हो गया, तो हमने इसको दीर्घ संधि कर ली और बना दिया शरणागतः। तो ये कौन सा समास का उदाहरण हो गया? जिस विभक्ति का लोप हुआ उस समास का उदाहरण। तो आप लिख देंगे द्वितीय तत्पुरुष समास। जी हाँ,
अब हम चलते हैं अगले उदाहरण पे। पित्रा समम शब्द रूप जरूर याद रखेंगे क्योंकि शब्द रूप हमारा बेस है। कभी भी मत सोचिए कि हम शब्द रूप हमारे सिलेबस में नहीं है तो नहीं करने। शब्द रूप तो हर चीज़ का बेस है। आप प्रश्न निर्माण करेंगे तो भी आपको शब्द रूपों की आवश्यकता है। आप समास करेंगे तब भी आपको शब्द रूपों की आवश्यकता है। आप चित्र वर्णन करेंगे, कोई भी टॉपिक करेंगे, शब्द रूप तो करेंगे। धातु रूप और शब्द रूप ये बेस है। जैसे अंग्रेजी में हम ABCD को नहीं छोड़ सकते, हिंदी में हम अ आ इ ई को नहीं छोड़ सकते, संस्कृत में हम शब्द रूप और धातु रूप को कतई नहीं छोड़ सकते। ठीक है, अब आते हैं पित्रा समम। शब्द देखिए, पित्रा तृतीया विभक्ति है। अगर आपको पितृ शब्द के शब्द रूप याद है तो आप समझ जाएंगे कि ये तृतीया विभक्ति है। पितृ समम अर्थात पिता के समान। और ये क्यों है? अब देखिए, आप ये देखिए, कारक हमने देखा तो इसमें के शब्द आया, तो के तो षष्ठी विभक्ति का होता है, परंतु यहाँ तृतीया विभक्ति क्यों है? शरण में आगत में शरण में आया सप्तमी का था, फिर हमने द्वितीय क्यों लगाई? क्योंकि संस्कृत के अपने कुछ नियम है। आने के लिए हमेशा द्वितीय विभक्ति यूज होती है। जब आप उपपद विभक्ति पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे। और साथ के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति यूज होती है, इसलिए यहाँ पर तृतीय आई। पिता के समान, ठीक है, पिता के साथ या पिता के समान जो भी शब्द होगा वहाँ तृतीय विभक्ति आएगी। तो हम इसका मूल शब्द याद रखेंगे। पित्रा का क्या था? पितृ, तो बन गया पितृ समम। ठीक है, मूल शब्द लगा दिया और द्वितीय पद को उत्तर पद को यूं का यूं लिख दिया। अब विद्या समम, विद्या के समान, फिर से सम है तो समर्थ में तृतीय विभक्ति होगी। इन चीजों को लिख लीजिए। तो विद्या समम ये हो गया तृतीय तत्पुरुष के दो उदाहरण। उसके बाद आता है पंचमी तत्पुरुष। मैंने लिखा है वृक्षात् पतितः। अपादान अर्थ में हमेशा हमें पंचमी विभक्ति आती है, हिंदी में भी और संस्कृत में भी। वृक्ष से गिरने में, वृक्ष से गिरा, वृक्ष से अलग हो गया, अर्थात पंचमी विभक्ति। तो वृक्ष पतितः विभक्ति हटा दी तो ये बन गया पंचमी तत्पुरुष समास। अब आता है यूथस्य पति। यूथ किसको कहते हैं? इंग्लिश वाले यूथ का अर्थ क्या होता है? जनरेशन ना, जब आप एक यंग लोगों को यूथ कहते हैं। और यूथ यहाँ पर क्या है? एक दल, समूह। यूथस्य पति, यूथ का पति, समूह का नेता। तो यहाँ पर का है तो षष्ठी विभक्ति आ गई। षष्ठी विभक्ति का लोप किया तो बन गया यूथपति। ये षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। उसके बाद आता है दानाय शाला। जब भी दान की बात चलेगी या संस्कृत में भी, हिंदी में भी हम करते हैं विद्या के लिए आलय, पाक के लिए शाला। तो जब भी किसी घर के बारे में बात करते हैं तो चतुर्थी विभक्ति आती है। तो दानाय शाला, दानशाला। बहुत सारे शब्द तो आपको सिमिलर मिलेंगे हिंदी में भी और संस्कृत में भी, तो घबराना नहीं। ये चतुर्थी तत्पुरुष समास का उदाहरण हो गया। उसके बाद आ गया शास्त्रे निपुणः। याद रखेंगे, जब भी किसी चीज में पांडित्य की बात की जाएगी, पांडित्य अर्थात परफेक्शन की, निपुणता की, किसी कला में निपुण होना। अब इनके पर्यायवाची याद कर लो निपुण के। निपुणता, पांडित्य, प्रवीण, कुशल, इन सारे शब्दों में अगर हम किसी का बता रहे हैं कि वो इस चीज में कुशल है तो इससे पहले वाले शब्द में हम सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। शास्त्रे निपुणः, शास्त्र निपुणः। अब देखिए मैंने निपुणः लिखा है यहाँ पर बहुवचन, आपको बताने के लिए कि अब उत्तर पद का बहुवचन या वचन यूज कतई भी उसमें फर्क नहीं आएगा, वो सेम रहेगा। तो शास्त्र निपुणः ये बन गया। शास्त्र में बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, वो सब शास्त्र में निपुण है, तो ये विशेषण का शब्द बन गया। एक और उदाहरण मैंने जान के लिखा है मदेन उद्धता, कि हम संधि करना नहीं भूलेंगे। मद से उद्धत। अब अगर आपको कोई बुरी आदत लगी है या आपके शरीर में कोई दोष है तो ये दोनों आपके अंदर निहित हैं। तो यहाँ पर जब भी किसी शरीर के दोष की बात चलेगी या फिर किसी बुरी आदत की बात चलेगी तो वहाँ पर तृतीया विभक्ति आएगी। ठीक है, तो मद से उद्धत अर्थात वो तो मद में ही रहता है। मद कहते हैं नशे को, नशे में रहता है वो, तो मदोद्धता। अब मद बना यहाँ पर, मदेन का मूल शब्द मद बना, मद प्लस उ, अ और उ को हमने गुण किया तो क्या बन गया? संधि का नियम घट गया, गुण संधि हो गई। मदोद्धता ये हमारे पाठ्य पुस्तक से लिए गए हैं। मदोद्धता वानरः, याद आया? हाँ जी। तो इस प्रकार से ये था तत्पुरुष, विभक्ति तत्पुरुष समास का एक छोटा सा परिचय। आई होप आप सबको ये सरल लगा होगा। और याद रखिए ये सरल है, सिर्फ ज़रूरत है तो अभ्यास की। अब देखिए अब क्या होगा, जब आपको समास विग्रह दिया हुआ होगा और समस्त पद बनाना होगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। आप पहले पद की विभक्ति
दूसरे से जोड़ देंगे और वो बन जाएगा। परंतु जब आपको समस्त पद के साथ समास विग्रह करना होगा तो आपको क्या करना होगा, अब इन्हीं को उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं। बाकी इसके लिए मैं एक छोटा सा मैंने ट्रिक बनाया हुआ है, वो ट्रिक मैं साथ में वीडियो के संलग्न करूँगी। आप उनके सारे नोट्स ज़रूर से ज़रूर अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार लें, क्योंकि वो आपको हमेशा हमेशा काम आएंगे। आप जीवन में कभी भी तत्पुरुष समास में कोई गलती नहीं करेंगे। परंतु फिर भी एक जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है कि आप इसका अर्थ करिए। शरण में आया हुआ, तो मुझे याद आ गया आने के अर्थ में द्वितीय आती है। शरणागत शब्द आया तो आप क्या बना दोगे उसको, आने अर्थ में द्वितीय आएगी तो पहले शब्द में द्वितीय लगा दो, शरणम आगतः। समान में और साथ में तृतीय आती है तो हम सिर्फ अपने आप को कनेक्ट करेंगे, तो इसका मतलब पितृ शब्द में तृतीय लगेगी तो बन गया पित्रासमम। ऐसे ही हमने इसको किया यूथ का पति का संबंध आ गया तो कारक के निशान भी याद रखेंगे और उपपद विभक्तियों के नियम भी याद रखेंगे। तो नो डाउट हम बिल्कुल अच्छे से समास कर भी लेंगे और समास विग्रह भी कर लेंगे। अच्छे से अभ्यास कीजिए, आगे दी हुई वीडियो को ध्यान से सुनकर और पढ़कर उसके नोट्स बनाइए और उम्मीद है आपको तत्पुरुष, विभक्ति तत्पुरुष और जो अन्य समास हैं इतरेतर द्वंद्व व अव्ययीभाव समास अच्छे से स्पष्ट हो गए होंगे। इसी उम्मीद के साथ परिश्रम से पढ़िए, ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद।